नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात समानुपात पर आधारित, यानी मोटे तौर पर अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीछे दो चार प्रश्न जो है हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, है ना, इस टॉपिक से भी संबंधित हमारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो चलिए मैं शुरुआत करूं। उसके पहले फिर से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी ने जो है YouTube पर मैथ्स बाय भावेश सर, ये आपका अपना चैनल, आप लोगों ने जो है इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जिन साथियों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इस चैनल को आप विशेष रूप से सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी आप निवेदन करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको, है ना, दूसरे और को भी सेंड करना, आप उनको मैसेज दें, उनको आपको प्रेरणा देनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करता हूं अनुपात समानुपात के साथ, और कुछ प्रश्न हमारे वर्ग, वर्गमूल के लिए जो परीक्षा के लिए निश्चित रूप से आपके उपयोगी सिद्ध होंगे। हमारा प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 के अनुपात में है। ध्यान दीजिए, तीन अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का 25, 9 और 5 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 2640 रुपए है तो बताओ थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आपके पास में दो अलग अलग चीजें आपको दे रखी है। 2640 ये क्या है सर? ये आपका रुपया है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रश्न है वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के लिए जो अनुपात की बात करता है वह अनुपात है आपका 25, 9 और 5। और ये किसका अनुपात है? ये 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। और ये जो अनुपात रहा आपका सिक्कों का रहा, ठीक है ना, सिक्के। और सिक्कों का मतलब किससे हुआ सर? संख्या से हुआ। और हम लोगों ने अनुपात समानुपात जब पढ़ा है, सीखा, समझा है, उस स्थिति में आपके दिमाग में आना चाहिए कि अनुपात क्या है? सजातीय राशियों की तुलना है। जब एक जैसे शब्द होंगे तभी हम अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। यहाँ रुपए है और यहाँ संख्या है, इस स्थिति में हम सीधे बंटवारे वाला प्रोसेस एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों शब्द एक जैसे बनाने होंगे आपको, और एक जैसे बनाने के लिए यहाँ अगर रुपया है तो मुझे यहाँ पर भी रुपए में इसको कन्वर्ट करना होगा। अब रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, उसको ध्यान देना। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास 1 रुपए के 25 सिक्के हैं, बताओ कितने रुपए हैं? तो आप तुरंत कहने वाले हैं कि सर आपके पास तो 25 रुपए हैं। 1 रुपए के 25 सिक्के यानी आपके पास 25 रुपए हो गए। वापस से ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 9 सिक्कों का मतलब क्या है? 4.5 रुपए मेरे पास में है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 5 नम 45, 450 पैसा होगा, और 450 पैसे में जब 100 का भाग देंगे तो 4.50 रुपए होंगे। ठीक इसी प्रकार से मेरे पास 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने? तो 25 का 5 से गुणा करने पर 125 पैसा हुआ, और 125 पैसे का मतलब क्या हुआ? 1.25 रुपए हो गए। कोई कंफ्यूजन है सर? तो चलिए सर, अब मैं अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हूं। मेरा खेल जो खेला जाएगा 2640 पर खेला जाएगा। बताइए 2640 किसके बराबर हो गया? ये रुपए है, और रुपया इस रुपए के बराबर, यानी इनका मुझे योग करना है, ठीक है ना। और जब इनका योग करूंगा तो बताइए क्या पोजीशन बन रही है हमारी? 25 और 4 29, 29 के बाद में एक 30, तो ये रहा सर 30.75, ये हो गया। और जो प्रश्न पूछता है उससे गुणा करना है, और मुझे पूछा गया 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बताइए 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? सिक्के 50 पैसे के 9 हैं। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। अब ये गणना मुझे कर लेनी है, अपने प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम, पॉइंट हटाते हुए 1 के पीछे 2 जीरो लगा दिया हम लोगों ने इस प्रकार से। चलिए और इसको देखते हैं। यहाँ पर 25 के पहाड़े से काट लेता हूँ। 25 का पहाड़ा लगा 4 बार 100, और 25 का पहाड़ा जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 25 एकम 25, 5 बज गया 7 57, 25 दूना 50, 7 बज गया 25 तिया 75। अब 123 से जब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे सीधा लग रहा है कि 123 से ये ठीक दुगुना 224, बार दूना, एक सेकेंड सर, बार दूना 24, ये नहीं आया सर, है ना। एक बार अब 123 का मुझे भाग देना चाहिए सर इसके अंदर। देखते हैं सर,
264 2640 में 2640 में 123 का भाग देना है। तो 1 मिनट सर, यहाँ पर 12 दूना 24 3, यानी इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ये जो आंकड़ा जो लिखा गया है वो कहीं इंटरचेंज हो गया सर। 2460 होना चाहिए ताकि इसके ठीक डबल हो जाए, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 2460 होगा तो ये इसका डबल होगा 2 और यहाँ पर गुणा 2 चौक 8, 8 9 72, 720। आपका जो उत्तर है ऑप्शन डी होगा। यानी इसके अंदर एक, इसको थोड़ा ध्यान रखना सर, ये जो चीज है 2640 नहीं 2460 है ना, ये वाला आंकड़ा होगा सर। वापस से ध्यान दीजिए, ये जो परिणाम है यहाँ पर 2460 की बात कर रहा है। तो 123 से जब मैं इसको काटूंगा सर तो ये 12 दूना 24, ये ठीक दुगुना कट रहा है और 0, और जब मैं इसका गुणा करता हूं तो 9 चौक 36, 36 दूना 72, 720, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहेगा। तो वापस से ध्यान दीजिए सर, ये जो आंकड़ा था आपका 2640 है ना, इसके स्थान पर बेसिकली क्या है सर 2460, ये आपका जो है रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पर सुधार देता हूं, 2460 कर देता हूं। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करता हूं प्रश्न तो आपको समझ में आया होगा, प्रोसेस आपका क्या है। वापस से ध्यान दीजिए, प्रोसेस में यहां रुपए और यहां पर भी क्या होना चाहिए सर, रुपए होना चाहिए। जब ये दोनों एक जैसे होंगे, सजातीय राशियां होंगी, तभी जाकर के आप अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में रहने वाले हैं सर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा जो अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, यहां पर एक बार वापस से देखो, इसको अगर देखते हैं 2640 है ना, अगर ये रिजल्ट है अपना, उसमें 123 गुणा 9 गुणा 4 ऐसा था, तो 3 के पहाड़े से चलो ये कटता है, ये आपका 41 हो गया। 4 एकम 4, 4 चौक 16 ना, ये भी भाग जो है आपका अगर 41 होता ना तब भी ये भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ठीक है सर, तो आप इसको 2640 के स्थान पर 2460 करें। आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न के रूप में। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है। देखिए, टोटल वॉल्यूम आपके पास में 60 लीटर है, दूध और पानी का अनुपात उसमें 5:3 है। अब प्रश्न कह रहा है यदि इसका अनुपात, दूध पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी, कितना पानी मिश्रण में मिलाना होगा। तो चलिए सर, देखिए, सबसे पहले बंटवारा करने की बात करूंगा मैं आपसे। 60 लीटर है और 60 लीटर में जब हम बात करते हैं दूध और पानी, ठीक है, और यह अनुपात कितना है दूध पानी का, यह अनुपात 5:3 आपका प्रश्न कह रहा है, तो मैं बंटवारा करूंगा। देखिए, 60 किसके बराबर हो गया, 60 5 और 3 8 के बराबर हो गया, और गुणा किससे करेंगे 5 से। ठीक है, जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 का पहाड़ा लगेगा 15 बार। ठीक है, 15 और 5 का गुणा, 75 में 2 का भाग देना, और जब 75 में 2 का भाग देंगे तो 37.5। ठीक है, अगर 60 लीटर में से 37.5 लीटर आपका दूध है तो पानी कितना होगा, तो आपके दिमाग में आएगा 60 में से मैं इस 37.5 को कम करूंगा, और जब मैं 60 में से इसको घटाता हूं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी 0.5, 5 5 10 हासिल 1, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 2 6, 22.5 लीटर आपका पानी हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको 60 लीटर को 5:3 के अनुपात में बंटवारा करना था, बांटना था। तो 60 को 5:3 में बांटने पर 37.5 और 22.5 आ गया। चलिए सर, अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इस अनुपात को 1:2 का अनुपात में कन्वर्ट करना है और मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, यानी पानी को ज्ञात करना है, यानी पानी के कॉलम में x जोड़ने की बात कर रहा हूं। तो देखिए, दूध 37.5 था और अब भी वही है, पानी 22.5 था और उसमें x लीटर पानी मिलाना है और अनुपात 1/2 करना है। 1:2 का मतलब 1/2। चलिए, वज्र गुणा करने पर हमारी पोजीशन क्या बनती है, 22.5 प्लस x बराबर, इनका डबल कर दिया, 75 के बराबर हो गया, और 22.5 जब उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो x बराबर 75 माइनस 22.5, और घटाते समय 5 और 5 10 हासिल 1, 3 और 2 5, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, तो 52.5 लीटर ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। चलिए सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए किस प्रकार का प्रश्न हमारे परीक्षाओं में हो सकते हैं। 671 रुपए की राशि ए, बी और सी में बांटी गई है, और शर्त क्या है बांटने की, उसको ध्यान देना।
यदि उनके भाग की राशियों में क्रमशः 3 रुपए, 7 रुपए और 9 रुपए बढ़ाए जाते हैं तो उनके परिणामी भागों का अनुपात 1, 2, 3 होता है। बी का भाग कितना है? चलिए सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से आपको करना होगा। यहां सबसे पहले मैं स्टार मार्क लगाता हूं। देखिए हमारा प्रश्न 671 पर सॉल्व नहीं किया जाएगा। 671 रुपए की राशि का बंटवारा करना है, नो डाउट। उत्तर भी तीनों का योग 671 बनेगा, ये भी बात तय है। लेकिन जो प्रश्न आपको कहता है वो काम सबसे पहला काम करना कि भी प्रश्न ने कहा कि ए के हिस्से में 3 रुपया, बी के हिस्से में 7 रुपए और सी के हिस्से में अगर आप 9 रुपए जोड़ते हैं तब अनुपात 1, 2, 3 का होता है। तो प्रश्न उनके हिस्सों में जोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं भी यहां पर ए के लिए 3, बी के लिए 7 और सी के लिए 9 रुपया जोड़ दूं। और आपका जो खेल है वो जोड़ने और घटाना। प्रश्न जोड़ने की बात भी कर सकता है, प्रश्न घटाने की बात भी कर सकता है, ठीक है ना। प्रश्न कुछ हिस्सों में यानी ए और बी के लिए जोड़ना और सी के लिए घटाने की बात भी कर सकता है। तो जो काम प्रश्न कहता है वो काम आप कर लें बगैर हमारा अपना दिमाग लगाए हुए, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 3 4 और 7 11 और 9 20 हासिल 2 और 7 9 और 690, ये आपका जो है रिजल्ट रहेगा सर, ठीक है। इसके ऊपर आपको अपना खेल खेलना है। और मुझे बताइए बी के लिए जब आप इस खेल को खेलेंगे 690 पर, बताइए ये 690 क्या हो गया? ये 690 टोटल हो गया और जो अनुपातों के योग 2, 3 और 1 यानी 6 के बराबर हो गया। और बी के लिए आप 2 से गुणा करें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के देखिए सर 6 से काटते हुए 115 और इनका गुणा क्या होगा? 230। अब देखो सर ये 230 जो है आपके प्रश्न का एक आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको बचा दिया सर 230 एग्जैक्टली दिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये उत्तर नहीं है सर। जो स्टार मार्क हम लोग कर रहे हैं तो फिर से मैं डबल मार्क कर रहा हूं। पहला काम कि प्रश्न के कहे अनुसार जो उनके हिस्से थे उनको जोड़ना था, उनको घटाना था। लेकिन अब दूसरा काम क्या करना है मुझे कि प्रश्न ने जो कहा बी के लिए वो क्या कहा था कि 7 जोड़ना। अब मैं क्या करने वाला हूं? बी के लिए 7 घटाऊंगा। इसको आपको ध्यान रखना है सर। यानी पहला काम प्रश्न कहे वो काम करना है और जो प्रश्न कहे उसके अनुसार आपने अगर जोड़ा है, घटाया है, तो अब लास्ट के अंदर आप क्या करने वाले हैं? अब आप उसको अगर जोड़ते हैं तो लास्ट में घटाओगे और अगर शुरुआत में घटाया था तो लास्ट में जोड़ोगे। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या रहा सर? 223 रुपए। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न आ गया होगा। बहुत प्यारा सा आपका ये प्रश्न है। चले आगे बढ़ते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। देखिए ये अनुपात किसका है? ये अनुपात आय का है। और अगला अनुपात किसका है? यह अनुपात व्यय का है। मुझे बताइए अगर आय मेरे पास में है तो आय में से अगर मैं बचत कम करूंगा तो व्यय आ जाएगा, ठीक है ना। तो आय के अनुपात से मुझे प्रश्न की शुरुआत करनी है। आय का जो अनुपात 8:5 है उसके आधार पर मुझे x लिखते हुए आय को 8x 5x मानना है। उसमें से उनकी बचत को घटा देना है। जो बचत को घटाने के बाद व्यय आएगा उस व्यय का अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो चलिए ए और बी की बचत क्रमशः 2400 और 2000 है। तो ए की आय कितनी है? देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं यहाँ पर ए और बी 2 व्यक्तियों के उनके नामों की बात कर रहा हूँ। हम लोग आय से शुरुआत करने वाले हैं। आय का अनुपात 8:5 है। उस 8 के पीछे x लगाते हुए और 5 के पीछे x लगाते हुए आय हमारे द्वारा मान ली गई 8x 5x। अब मैं यहां से व्यय को निकालना चाहता हूं और व्यय कैसे निकलेगा? 8x में से a की बचत 2400 कम करने पर a का व्यय हो गया और b की आय 5x में से b की बचत 2000 को कम करने पर उसका व्यय हो गया। तो ये व्यय हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए, व्यय का अनुपात 5:3 है तो व्यय ये वाले हैं सर, ठीक है। तो 8x माइनस 2400 ये ए का व्यय, बी का व्यय 5x माइनस 2000
बराबर अनुपात कितना 5:3, 5/3। चलिए सर कैलकुलेशन करने पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 का 5 से गुणा 25 माइनस 5 दूना 10 के पीछे 3 जीरो 10,000 बराबर 3 का गुणा 8 से 24x माइनस 24 दिया 72, 7,200। पक्षांतरण करते हुए x का मान ज्ञात करेंगे। छोटे को बड़े के पास ले जाएं तो छोटा 24x बड़ा 25x घटाने पर x, इधर से छोटा माइनस का 10,000 है, उधर ले जाने पर प्लस का 10,000 हो गया। और 10,000 और 7,200 के डिफरेंस की बात करेंगे तो ये x का मान कितना हो गया सर 2,800। तो हमारा टारगेट था x का मान ज्ञात करना, वो x का मान हम लोगों ने निकाल दिया 2,800 के रूप में। अब चलिए हमारे प्रश्न का आंसर। प्रश्न कहता है a की आय कितनी है। हमारे पास में यहाँ इस प्रकार के प्रश्न में 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न a की आय जो कि 8x, दूसरा प्रश्न b की आय 5x, a का व्यय 8x माइनस 2,400 और b का व्यय 5x माइनस 2,000। इस प्रकार से 4 प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया a की आय, और a की आय का मतलब हो गया 8x। 8 गुणा x का मान 2,800 और गुणा करने पर 2 जीरो हो गया। 8 का 8 से गुणा 64 हासिल 6, 16 और 6 कितना हो गया 22। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 22,400। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से है हमारा, उसको ध्यान देना। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याओं की बात हो रही है, 3:7 का अनुपात है। यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में अगर 8 जोड़ेंगे तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है। वो संख्याएं क्या है, देखो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। मैं इस प्रश्न को ऑप्शन से कर सकता हूं, इस प्रश्न को तरीके से कर सकता हूं। ऑप्शन से करना ऑरली, देखिए सबसे पहले बात देखें कि संख्याओं का अनुपात 3:7 है। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करता हूं, 2 के पहाड़े से काटने पर 3:7 बनता है। ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, 15, 35 5 के पहाड़े से काटने पर 5 दिया 15 और 5 7 35, 3:7 फिर से बनता है। यहां पर 8 का पहाड़ा लगाने पर 8 का भाग 24 में 3 बार, 8 का भाग 56 में 7 बार, फिर से अनुपात 3:7 बनता है। और यहां पर 12 और 28 4 के पहाड़े से काटने पर 4 तिया 12 और 4 7 28, 3:7 यहां पर बनता है। यानी पहला अनुपात चारों ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका तो कोई विशेष रूल नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए प्रश्न कह रहा है प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात क्या हो 5:9 होगा। तो अब मैं अगर इनमें से 8 जोड़ता हूं, देखो 1 बाय 1 चेक करते हैं। 8 जोड़ने पर 14 और 8 जोड़ने पर 22 और सरल करने पर अनुपात 7:11 होता है। जबकि हमारा प्रश्न 5:9 की बात करता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। हमारा प्रश्न कह रहा है 8 जोड़ने पर 15 और 8 23 और 35 और 8 43, ये कटते नहीं है। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। 8 जोड़ने पर देखते हैं यहाँ पर 24 और 8 32 हो गया, और 56 और 8 की बात करूंगा तो ये 64 हो गया। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो फिर से सर वही स्थिति हो गई। 8 का पहाड़ लगा रहा हूं, यहाँ पर 32 का भी पहाड़ा से लग रहा है, 1:2। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीनों उत्तर नहीं है, तो अपना उत्तर क्या हो गया सर ऑटोमेटिक डी हो गया। चलिए चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर जैसा कि पहला प्रश्न था लिखने में गलती की, कहीं उस प्रकार की गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को। यहाँ 8 जोड़ने पर 12 और 8 क्या हो गया 20 और 28 और 8 कितना हो गया 36। और जैसे ही इसको हल करते हैं 4 के पहाड़े से 5:9, और यही प्रश्न का आपका अनुपात है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो हम लोग बड़े आसानी से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और अगर आप तरीके की बात करें तो जैसा अभी पिछला प्रश्न हम लोगों ने आय और व्यय की बात की थी, ठीक उसी पैटर्न को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। तो ध्यान दीजिए, पहली संख्या हम लोग 3x की बात कर लेते हैं और दूसरी संख्या 7x की बात करते हैं। जो अनुपात 3:7 है उसके पीछे x लगाते हुए 3x 7x। प्रश्न ने कहा प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार 3x में जब 8 जोड़ दिया जाए, 7x में जब 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना 5:9 का हो जाता है। तो 5/9 हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए देखते हैं हमारी स्थिति। 7 और 5 का गुणा 35x, 8 और 5 का गुणा 40, 9 और 3 का गुणा 27x, 8 और 9 का गुणा 72। पक्षांतरण छोटे को बड़े के पास में 35 में से 27 घटाने पर 8x, 40 का पक्षांतरण 72 में से घटाने पर यह 32। और यहां से x का मान कितना बन गया सर 8 का भाग देते हुए x का मान 4 हो गया। तो अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी थी। पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है।
और चूंकि x का मान 4 है तो 3 और 4 का गुणा 12 और यहाँ 7 और 4 का गुणा 28, तो 12 और 28 ये हमारे प्रश्न का आंसर है। तो ये दूसरा तरीका जिसके माध्यम से हमने प्रश्न को हल कर लिया, और अगर आप चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। और एकमात्र विषय गणित विषय जिसके ऑप्शन आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, दो मिश्र धातुओं में तांबे और टिन का अनुपात क्रमशः 3:7 और 1:6 है। ध्यान दीजिए, पहले में 3:4 का अनुपात और दूसरे में 1:6 का अनुपात है। पहली मिश्र धातु से 7 किलोग्राम और दूसरी मिश्र धातु से 21 किलोग्राम निकाला गया। देखिए 7 किलोग्राम पहले से और दूसरे से 21 किलोग्राम यानी बना लेना है आपको, निकाल दिया और एक नई मिश्र धातु बनाई गई। नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात कितना है, इसको आपको ध्यान देना है। तो तांबे और टिन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, पहला जो आपका है अनुपात उसमें 3:4 है और यहां ध्यान दीजिए पहले से 7 किलो निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 किलो निकालने का मतलब है 3 + 4 ही तो 7 हो रहा है सर। पहला 7 किलोग्राम, बहुत आसान सा प्रश्न है और ये अनुपातों का योग 7 हो रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा 7 ही है। तो टिन और जो तांबा है, तांबा और टिन है ना, तो वो 3 और 7 के रूप में ही है। दूसरे में 1:6 है। अब देखिए सर, यहां अभी अनुपातों का योग कितना है, अनुपातों का योग 7 बन रहा है, जबकि आपको चाहिए कितना, 21 किलोग्राम निकालना है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। और जैसे ही 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 और 3 छंग कितना हो गया सर, 18। वापस से ध्यान देना सर। अब देखो अनुपातों का योग यहाँ 7 हो गया, यानी 7 किलो अगर मिश्रण है आपके पास तो 3 किलो आपका तांबा है, 4 किलो टिन है। ये बहुत क्लियर हो गया। 21 किलो निकालने का मतलब 3 किलो आपका तांबा है और 18 किलो आपका टिन है। 18 और 3 21, तो कुल मिलाकर के 7 किलो यानी अनुपातों का योग 7 और 21 किलो अनुपातों का योग 21 बनाना है आपको। और 7 चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है और यहां पर अनुपातों का योग आपका 7 हो रहा था और 21 बनाने के लिए 3 का गुणा हमने कर लिया। तो अब आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर तांबा और टिन। और ये क्रम का भी ध्यान रखना सर, यहाँ तांबा टिन है, बिल्कुल सही है। तो क्रम जो है वो 6:18 और 4 कितना हो गया सर, 22। ये 2 के पहाड़ से काटते हुए हमारा आंसर क्या रहा, 3:11। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। अगला जो प्रश्न है हमारा उसको ध्यान दीजिए। ये स्टार मार्क लगा रहा हूं सर, ठीक है। और इसको ध्यान देना, ये जो प्रश्न है आपका a+b, b+c और c+a का अनुपात 6, 7 और 8 का अनुपात है, ठीक है। a+b+c 14 है तो c किसके बराबर है। अब इसको विशेष रूप से समझना है और इसलिए समझना है कि जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था शायद इस प्रकार का प्रश्न हमने नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। यहां 2 का योग है, a+b, b+c, c+a का योग 6, 7 और 8 है। a b c का योग अगर 14 के बराबर है तो c किसके बराबर है, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, गौर कीजिए। यहां पर a+b को मुझे लेना होगा, इसी प्रकार से b+c और c+a इन तीनों के मान को लेना होगा। अब ध्यान दीजिए, a+b पहले के क्रम में 6, दूसरा b+c दूसरे क्रम में 7 में और c+a तीसरे के क्रम में लेना है। तो पहला 6 का मतलब यहाँ से 6x, दूसरा 7 का मतलब 7x, तीसरा 8 का मतलब 8x, उनके पीछे x लगा देना। अब क्या करने वाले हैं सर, इसको ध्यान देना। ये 3 समीकरण है आपकी, 1, 2 और 3। उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर हो गया। जो 6, 7, 8 के पीछे x लगाते हुए इनको हम जोड़ने की बात करेंगे। और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो देखो, आप a और a जोड़ने पर 2a है, b और b जुड़ेगा तो 2b भी रहेगा, और इसी प्रकार से c और c जुड़ने पर 2c रहा, बराबर जोड़ करने पर 8 और 6 14 और 7 कितना हो गया सर, 21x हो गया। 2 कॉमन आ गया, a+b+c बराबर कितना, 21x हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या सर, है ना। 6x, 7x, 8x ए बी का योग, बी सी का योग और सी ए का योग है, जोड़ने पर ये हो गया। अब देखो इसका मान आपको दे रखा है, ये गिवन है, क्या है सर, a+b+c किसके बराबर है, 14 के बराबर है, बराबर 21x। बात समझ में आ गई ना। ये मान आपको प्रश्न में दे रखा है सर। तो a+b+c को हटाते हुए और हम लोग क्या लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। तो 2 का 2 रहा और इसका मान 14 बराबर 21x, और यहां से x का मान निकाल दें। तो x बराबर क्या हो रहा है सर, 2 गुणा
14/21। 7 का पहाड़ा 2 बार 3 बार, तो x का मान हो गया सर 4/3। ये x का मान बन गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए सर c किसके बराबर है। अब c कब निकलेगा, देखो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास में है 14 के बराबर। ध्यान दीजिए, पुनः वापस से गौर कीजिए, a b और c ये तीनों 14 के बराबर है। देखो अगर मैं इसमें b प्लस सी का मान रख देता हूं तो इसका मतलब a का मान निकलेगा। अगर मैं a प्लस सी का मान रखता हूं तो b का मान निकलेगा, और अगर मैं a प्लस बी का मान रखता हूं तो c का मान निकलेगा। और चूंकि मुझे c का मान चाहिए तो a प्लस बी का मान मुझे रखना है, और ये a प्लस बी का मान इक्वेशन नंबर 1 से मुझे रखना है। देखिए समीकरण नंबर 1 से a प्लस बी का मान हो गया 6x प्लस सी बराबर 14। 6x का मान कितना है, आपके दिमाग में आएगा x का मान यहां पर 4/3 निकला था, प्लस c बराबर 14। ये रहा सर x का मान 4/3 जो x के स्थान पर लगाया। 3 के पहाड़े से 6 कट गया 2 बार, और सॉल्व करने पर 4 का 2 से गुणा, 8 प्लस c बराबर 14। 8 उधर जाएगा घटेगा तो c बराबर 14 माइनस 8, और आपके प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, इसको आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न भी है। तो कुल मिलाकर के देखिए यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे, सबका योग हमने कर लिया था, 2 कॉमन आ गया था। a प्लस बी प्लस सी का मान प्रश्न में हमें 14 दे रखा था, वहां से x का मान निकल करके आ गया था 4/3। वापस से a प्लस बी प्लस सी हमने 14 लिखा, c का मान चाहिए, तो जो नहीं चाहिए a प्लस बी उसको वहां से हटाना है, रिप्लेस करना है। और a प्लस बी का मान समीकरण नंबर 1 के आधार पर 6x हमें है हमारे पास में, इसमें x का मान जो कि निकाल चुके हैं 4/3 रख दिया, और काटते हुए ये 8 आ गया, पक्षांतरण किया, c का मान 6 निकल करके आया। बढ़ते हैं सर आगे की ओर। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d और संख्याएं a c d वित्ततानुपात में होती है, यदि क्या स्थिति है। देखिए सर ये जो स्थिति है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d का मीनिंग क्या है, इसका अभिप्राय अगर ये समानुपात है तो इसका मतलब आपके जानकारी में है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हुआ करता है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरी स्थिति हमारे पास में है ए सी डी, ये वित्तानुपात में। ठीक है, वित्तानुपात का मतलब कंटिन्यूड रेशियो की बात की जा रही है, और वित्तानुपात समानुपात की एक विशेष प्रकार की स्थिति है जिस समानुपात में मध्य के दोनों पद अगर आपस में बराबर होते हैं तो उन दोनों को 2 बार नहीं लिख करके जब एक बार लिख दिया जाता है तो ये 3 पद आपके वित्तानुपात में हो गए। और इसी को अगर मैं समानुपात की बात करूंगा तो a अनुपात c जो मध्य का पद है उसी को रिपीट करते हुए d, ये आपका समानुपात हो गया। ठीक है ना, और समानुपाती हो गया इसका मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो गया, तो AD बराबर c² इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 की तुलना करते हैं, 1 व 2 की तुलना, यानी समीकरण नंबर 1 कहता है कि AD का मान BC है, और समीकरण नंबर 2 कहता है AD का मान c² है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD का मान BC है वह AD के मान c² के बराबर हो गया, और दोनों पक्षों के अंदर आप c को काट लेते हैं ऐसा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी स्थिति बन गई b बराबर c। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग के अंदर ये चीज आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि रुपए 2600 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितना प्राप्त होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। सबसे पहला काम, जो अनुपात आपके पास में है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसको हम सरलतम रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को छोड़ते हुए 3 और 4 का गुणा 12, 3 को छोड़ते हुए 1 2 और 4 का गुणा 8, और इस बार 4 को छोड़ते हुए 1 3 और 2 का गुणा 6। 2 के पहाड़े से इसको जब काट लेता हूं तो 6 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा। चलिए अपने प्रश्न के आंसर की बात कर लेता हूं। बताइए 2600 किसके बराबर हो गया। पता लगा कि 2600 अनुपातों के योग 6 4 10 और 3 13 के बराबर हो गया। और किसका मान चाहिए, ए, और ए के लिए आप अनुपात 6 से गुणा करेंगे। 13 दूना 26 00,
और 6 दूना 12 यानी 1200 रुपए, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा बंटवारा था, अनुपातों को सरलतम रूप में कन्वर्ट करते हुए हम लोगों को हल करना था। चलिए, तो ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशे का अनुपात 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशे का अनुपात 5:4:3 है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक विशेष रूप से निवेदन आपसे करूंगा कि आप इनका क्रम का विशेष ध्यान देना। देखो, अनुपातों का क्रम तो है ही है, लेकिन ये क्रम किसका है, कौन सी धातु का है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न धातुओं का क्रम आगे पीछे कर देता है, तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए करना है। जस्ता, तांबा, शीशा, और यहां पर भी जस्ता, तांबा और शीशा, यानी बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिला करके, देखिए समान मात्राओं में मिलाने की बात कर रहा है, सीधा सिंपल सा गणित है। अगर मात्राएं समान है इसका मतलब अनुपातों का योग समान होगा, अगर नहीं है तो समान कर देना। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए, समान मात्राओं में मिलाना है। और तीसरी मिश्र धातु बनाई गई, तीसरी मिश्र धातु में शीशा, तांबा और जस्ते का अनुपात क्या होगा। देखिए, जो अभी हमारा प्रश्न है उसके अंदर ये स्थिति है, जस्ता, तांबा और शीशा, पहली मिश्र धातु की बात कर रहे हैं और उसमें आपका अनुपात है 2, 3 और 1 का। दूसरी मिश्र धातु की बात कर रहा हूं जिसमें यह अनुपात है 5, 4 और 3। अब गौर कीजिए, यहां अनुपातों का योग कितना बन रहा है, 2, 3, 5 और 1 6 बन रहा है। यहां अनुपातों का योग 5, 4, 9 और 3 12 बन रहा है, जबकि समान मात्रा का मतलब है अनुपातों का योग बराबर कर लें। और अनुपातों का योग बराबर करने का मतलब है इनको 2 से गुणा करते हुए, देखिए 2 और 2 का गुणा 4, 2 और 3 का गुणा 6, 2 और 1 का गुणा 2, अनुपातों का योग। और यहां पर ऑलरेडी 12 है, तो पहले अनुपातों का योग 12 हो गया और दूसरे में 12 हमारे पास में है। और ये क्रम आपका रहा जस्ता, तांबा और शीशे का आपका क्रम रहा। चलिए सर, जब आप इनको मिलाएंगे तो जस्ता हो गया 9 हिस्सा, तांबा हो गया आपका 10 हिस्सा और शीशा हो गया आपका 6 हिस्सा। ठीक है, तो 9, 10 और 6। ठीक है सर, एक मिनट सर, 6 कहां से हुआ, 5 हो रहा है। 9, 10 जोड़ने पर ही, जोड़ी तो कर रहे हैं, 2 और 3 5, 6 और 4 10, 5 और 4 9। ठीक है जी, अब ध्यान देना, जो मैंने आपको कहा यहां पर हो क्या रहा है, शीशा पहले क्रम पर आ गया, तो पहले क्रम पर 5 हो गया, दूसरे क्रम पर तांबा हो गया और तीसरे क्रम पर जस्ता हो गया। तो हमारा फाइनल जो आंसर रहा वो ये नहीं है 9, 10, 5। देखो, अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही कर दी हम लोगों ने, तो 9, 10, 5 हमारे ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, लेकिन ये क्रम जस्ता, तांबे और शीशे का है और वहां मेरा प्रश्न शीशे, तांबे और जस्ते के क्रम की बात कर रहा है। तो 5:10:9 ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है क्रम को, और अगर समान मात्रा में मिलाते हैं इसका मतलब अनुपातों का योग बराबर करना होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला प्रश्न, पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात 6:5 है। देखिए, ये तनख्वाह बांटी जा रही है हमारी पुरुषों और महिलाओं के लिए, तो पुरुषों को हमने दिया 6 रुपया, महिलाओं को हमने दिया 5 रुपया, टोटल कुल तनख्वाह। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली गई तनख्वाह का अनुपात 2:3 है, यानी एक पुरुष के लिए 2 रुपया है और एक महिला का 3 रुपया है। तो कुल पुरुष और कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए सर, आप चाहे तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, और या आप ऐसा कर सकते हैं, भाई पुरुषों के लिए 6 रुपया है, महिलाओं के लिए 5 रुपए है। ठीक है ना, ऐसा आपने सोच लिया 6:5 के आधार पर, है ना। और अब बात कर रहे हैं एक पुरुष के लिए, एक पुरुष का रुपया 2 है उसको देने वाला, और एक महिला के लिए 3 रुपया है। तो चलिए, हमारा आंसर क्या रहा, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो देखिए, पुरुषों को, यानी देखो, एक पुरुष को 2 रुपए दे रहे हैं और सभी पुरुषों को 6 रुपए दे रहे हैं, तो 6/2 हो गया सर, यानी 3 पुरुष हो गए, ऐसा कहने का मतलब। और अगर एक महिला को 3 रुपए देते हैं और सभी महिलाओं को 5 दे रहे हैं, तो 5/3। सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 3 का गुणा 18, 5 2 का गुणा 10, 2 के पहाड़ से काटते हुए 9:5, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहा।
वापस से ध्यान देना, 6:5 कुल रुपए हैं जो पुरुषों को और महिलाओं को तनख्वाह के रूप में दिए जा रहे हैं, और एक पुरुष एक महिला को 2 रुपया और 3 रुपया आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो इसका उनकी संख्या क्या होगी? अगर मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को अगर मैं 50-50 रुपए देता हूं और मान लिया मैंने उन सभी व्यक्तियों को मिला के 500 रुपए बांट दिए, एक को 50 देता हूं और सबको मिलाकर के 500 दिए, तो व्यक्ति कितने? 500/50, 10 ही तो व्यक्ति हैं। तो वही काम है, कुल 6 रुपए दे रहा हूं और एक को 2 रुपए दे रहा हूं, तो पुरुष कितने हैं? 6/2 संख्या में। सभी महिलाओं को 5 रुपए देता हूं और एक महिला को 3 रुपए देता हूं, तो महिलाओं की संख्या कितनी? 5/3, और उनका अनुपात हो गया संख्या का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 9:5। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है, यानी 1638 जो है वो छात्र छात्रा में 5:2 के अनुपात में उनका बंटवारा हो रखा है। 5 हिस्सा लड़कों का और 2 हिस्सा लड़कियों का। छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, यानी छात्राओं की जो संख्या होगी जब आप बंटवारा कर चुके होंगे उसके अंदर 60 बढ़ाने की बात कर रहा है। तब छात्र और छात्राओं की संख्या का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए? छात्रों में से कितने छात्र कम करने चाहिए? ठीक है सर, तो चलिए पहला काम क्या करना है मुझे, उस 1638 को मुझे 5:2 के अनुपात में बंटवारा करना है, बांटना है। तो देखिए सर, 1638 1638 है, ये 2 हिस्से बॉयज और गर्ल्स के रूप में 5:2 के रूप में। तो चलिए लड़कों की संख्या का बंटवारा करता हूं मैं। ध्यान दीजिए, 1638 किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर हो गया, क्योंकि कुल 7 है। तो 1638 में 7 का भाग देना और किससे गुणा करना? लड़कों के लिए 5 से गुणा करना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 7 का पहाड़ा, 7 दूना 14, 2 बच गया, 7 तिया 21, फिर से 2 बच गया, 7 चौक 28, गुणा करने पर 5 चौक 20, हासिल 2, 15 और 2 17, हासिल 1, 10 और 1 11, यानी इतने तो हो गए लड़के। 1170 लड़के हैं। अब लड़कियां कितनी हैं? तो 1638 में से 1170 कम कर दें तो 8, 6, 7, 13, हासिल 1, 468 लड़कियां हो गई। बात समझ आ गई? यानी कुल मिलाकर के 1638 का 5:2 के अनुपात में हमने बंटवारा कर दिया। सर कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है छात्राओं की संख्या 60 बढ़ा दें, यानी छात्राओं में हम 60 को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और प्रश्न कह रहा है छात्रों में क्या कमी करनी है? तो मैंने कहा x कम कर दें ताकि अनुपात कितना हो जाए? 4:3 का अनुपात हो जाए। तो चलिए मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए, लड़कों की संख्या में से x लड़के कम करना है, लड़कियों की संख्या में 60 बढ़ाना है। तो मैं इसको बढ़ा के लिख देता हूं, ये 8, 6, 6, 12, हासिल 1, 528 बराबर कितना? 4:3, यानी 4/3। चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए 8 चौक 32 है ना, या ऐसा कर लेते हैं पहला, चलो कर लेते हैं। 4 8 32, हासिल लगा 3, 8 और 3 11, हासिल 1, 20 और 1 21 बराबर 3 का गुणा करते हुए 3 और 7 21, हासिल लगा 2, 3 और 2 5, 3 माइनस में 3x। चलिए पक्षांतर करते हैं। माइनस का नंबर लेफ्ट के अंदर लेते हैं, 2112 राइट में लेके घटाएंगे तो कुल स्थिति रही हमारी 3x बराबर 3510 माइनस 2112। 3x बराबर 8 और 2 10, हासिल 1, 2 9 11, हासिल 1 2 और 3 5 1। तो इसलिए x का मान क्या हो गया? 1398 में 3 का भाग देना। देखिए 3 चौक 12, ठीक है, 1 बच गया, फिर 3 छंग 18, 1 बच गया, 3 छंग 18, यानी 466। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। यानी लड़कों की संख्या में से 466 लड़के कम करने हैं और लड़कियां 60 बढ़ा दी गई। वापस से जल्दी से इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 1638 का 5:2 लड़के और लड़कियों की संख्या में उसका बंटवारा करने पर 1170 लड़के और 468 लड़कियां थी। प्रश्न कह रहा है अनुपात मुझे अब 4:3 का करना है और उसके लिए लड़कों की संख्या को कितना घटाना है? तो लड़कों में से x घटाया और लड़कियों को 60 जोड़ने की बात थी, 60 जोड़ दिया और ऐसा हल करने पर x का मान 466 466। आगे बढ़ते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए अनुपात को ज्ञात करना है और जब आप अनुपात यानी बीच के अंदर इस प्रकार के शब्द हमारे आते हैं किस अनुपात में मिलाना, तो इसका मतलब क्या है? तिरछा घटाते हुए अनुपात को आपको लेना होता है कि मिश्रित धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। बहुत आसान सा प्रश्न है सर।
और ये जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे परीक्षाओं के प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए, पहला हिस्सा 19 गुना भारी, दूसरा 9 गुना भारी, और हमें चाहिए 15 गुना भारी। कुछ भी नहीं करना सर, मिश्रण के आधार पर 19 और 9 को लिख दिया, उनके बीच में 15 लिख दिया। तिरछा घटाना है बड़े में से छोटा 4, तिरछा घटाना है बड़े में से छोटा 6, और जब मैं इसको सरल करता हूं तो देखिए 2 के पहाड़े से काटते हुए हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो गया, 3:2। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है सर, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23, 30, 57 और 78 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो। देखिए इस प्रश्न को हम x मानकर करें उससे बेटर है हम ऑप्शन के माध्यम से इसको हल कर लें। देखिए 1 बाय 1 हम ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, जैसे बाय ऑप्शन। ऑप्शन ए के अंदर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटानी है, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि 4 घटाओ, ऐसा कह रहा हूं, तो 23 में से 4 घटाने का मतलब 19, 30 में से 4 घटाने का मतलब 26, 57 में से 4 घटाने का मतलब 53, और 78 में से 4 घटाने का मतलब हो गया 74। ठीक है सर, चलिए अब जब मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर समानुपाती हो जाए, और समानुपाती होने की शर्त क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए। और जब मैं बाह्य पदों के गुणा की बात कर रहा हूं तो देखो यहां पर 9 चौक 36 का इकाई का अंक 6 है। गणना बाद में करूंगा, मेहनत बाद में करूंगा, अभी देखते हैं इकाई का अंक मिलता है या नहीं मिलता है। तो 9 और 4 का गुणा 36 का 6 बन रहा है, और यहां पर 6 3 18 का 8 बन रहा है। इसका मतलब बाह्य पद और मध्य पद का गुणा बराबर नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक ही बराबर नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करता हूं। 5 जोड़ने की हम बात करें, 23 और 5 28, 30 और 5 35, 57 और 5 62, और 78 और 5 कितना हो जाएगा सर, 83। और जब यहां पर देखते हैं सर बाह्य पदों के गुणनफल में 8 और 3 का गुणा 8 3 24 का 4 रहा, और 5 दूना 10 का 0 रहा, तो 24 का 4 और 10 का 0, यानी इकाई का अंक बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। चलिए सी को प्रयास करते हैं। 6 जोड़ने की बात कर रहा हूं, और जैसे ही 6 जोड़ेंगे 23 और 6 कितना है 29, 30 और 6 36, 57 और 6 63, 78 और 6 84। ठीक है, यहां पर देखते हैं सर 9 चौक 36 का 6 आ रहा है, और 6 3 18 का 8 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी इकाई का अंक नहीं है। तो चलिए सर कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन नहीं है, तो अपना उत्तर क्या रहा, ऑप्शन डी रहा। चलिए इसको चेक करते हैं कि वास्तव में है या कहीं लिखने में हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को अगर चेक करता हूं, 7 जोड़ने की बात करता हूं, तो 23 और 7 कितना 30, ठीक है। 30 और 7 कितना 37, 57 और 7 कितना, भाई यहां भी कुछ गड़बड़ हो रही है सर। अच्छा एक काम हमने क्या गड़बड़ की, यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए में तो हमने 4 घटाने की बात कर दी सर, और आगे जो है हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहां ऑप्शन बी से वापस चेक करना है मुझे, गौर कीजिए। भाई प्रश्न ने क्या कहा है, क्या घटाना है, तो पहला वाला तो ठीक है सर, 4 4 हमने घटाए, लेकिन दूसरा बी और सी के अंदर हमने क्या कर दिया सर, जोड़ने की बात कर दी है। तो गौर कीजिए ऑप्शन नंबर बी वापस से सर चेक करेंगे। 5 घटाने की बात कर रहा है, तो 23 में से अगर 5 घटाएंगे तो क्या होगा 18, 30 में से 5 घटाने पर 25, 57 में से 5 घटाने पर 52, और 78 में से 5 घटाने पर 73। अब चलिए बाह्य पदों के गुणनफल में 8 और 3 का गुणा 24 का 4 है, और 5 और 2 का गुणा 10 का 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं है। चलिए वापस से ऑप्शन सी को चेक करना है। 6 घटाने की बात कर रहा हूं, तो 23 में से 6 घटाने पर 17, 30 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो 24, 57 में से 6 घटाने पर 51, और 78 में से 6 घटाने पर 72। और जब मैं इसको देखता हूं सर, तो देखिए बाह्य पदों का गुणा 7 और 2 का गुणा 14 है, और मध्य पदों गुणा 4 और 1 का गुणा 14, 4 का 4 है। वापस ध्यान दीजिए यहां पर 14 और वहां पर 4 है, तो कुल मिलाकर के मुझे इसको चेक करना चाहिए सर, है ना, कि बाह्य पदों का गुणनफल अगर समानुपाती है तो 17 और 72 के गुणा की बात कर रहे हैं। 17 दूना 34 हासिल लगा 3, 17 और 7 का गुणा 119, और हासिल का 3 122। 24 और 51 के गुणा की बात मैं करना चाहता हूं, तो देखिए 24 का 1 से गुणा 24 हासिल 2, 24 पंजा 120, और 2 कितना हो गया सर 122। यहां अनुपातों का योग है ना, ये समानुपाती हो गया। कारण क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल
और मध्य पदों का गुणनफल आपस में कैसा है, बराबर है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर नहीं है। बात क्लियर हो गई ना भाई। हम लोगों ने गलती क्या कर दी थी कि पहले तो हमने 4 घटा दिए, लेकिन जब ऑप्शन बी सी को चेक किया तो उस स्थिति में हम लोगों ने क्या किया था, 4 जोड़ दिया था, जबकि प्रश्न घटाने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार की गलतियां जो है नहीं होनी चाहिए, मुझसे भी नहीं होनी चाहिए और आपसे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक दुकानदार 2 प्रकार के मैदे को 2:3 के अनुपात में मिलाता है ना। 2 प्रकार का मैदा है, 2:3 के अनुपात में मिलाया और फिर 22 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने से उसको 10% का लाभ होता है। प्रश्न कह रहा है कम मात्रा वाले मैदे का भाव 14 रुपए है, 14 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो अधिक मात्रा वाले मैदे का भाव प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो देखिए सर, कम वाला भाव आपका 14 है, अधिक वाला भाव ये आपको ज्ञात करना है, ऐसा ही ना सर। और इनको किस अनुपात में मिलाने की बात कर रहा है, 2:3 की बात कर रहा है। और हमारा प्रश्न कह रहा है 22 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। इसका मतलब 22 रुपए कौन है सर, 22 रुपए विक्रय मूल्य है, 10% लाभ के साथ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे सर क्रय मूल्य, 22 110 के बराबर हो गया और क्रय मूल्य के लिए 100 का गुणा करना है, तो 0 से 0 काट दे, 11 के पहाड़े से 2 बार कट गया और 2 और 10 का गुणा कितना हो गया सर 20, यानी यहां पर बीच का फिगर जो है वो 20 है, ठीक है। अब इसके बाद 2 प्रकार की स्थितियां हैं सर। देखिए 14 और 20 का डिफरेंस 6 होता है, लेकिन उसका आधा 3 लिखा है, तो इनका जो है यहां पर 2 लिखा है, इसका मतलब यहां पर 24 होगा, तब इनका डिफरेंस वास्तव में 4 होगा, उसका आधा 2 लिखा है। तो मैं इसका x का मान 24 ऐसा सोच सकता हूं। पहली चीज देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 6 को उसके आधे के रूप में 3 लिखा है, तो यहां पर बड़ा नंबर चाहिए सर। देखो ये अभी 14 छोटा है, तो इससे बड़ा नंबर क्या हो यहां पर, तो पता लगा कि यहां बड़ा नंबर 24 हो, ताकि इसका डिफरेंस 4 उसका आधा 2 हो जाए। तो एक तो ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट का गुणा 14 और 2 का गुणा 28, राइट का गुणा x और 3 का गुणा 3x बटे में अनुपातों का योग 2 और 3 मिलकर के 5 बराबर किसके हैं, ये बराबर 20 के हैं। ये वाला फिगर आपका बराबर में है। चलिए इसको जब वज्र गुणा करेंगे तो 28 + 3x बराबर 100, 28 उधर जाएगा घटेगा तो 3x बराबर 72 हो गया और x का मान कितना बना, x का मान 24 हो गया। तो अगर आप चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके के माध्यम से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कोई 2 अंक m और n के लिए m + n अनुपात m - n अनुपात mn बराबर 7, 1 और 60 का अनुपात है, तो 1/m अनुपात 1/n का मान क्या होगा। चलिए सर इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए, हमारे पास में वैसे अनुपात तो 3 दे रखे हैं, लेकिन मुझे अपना रोल अपना काम केवल पहले 2 को लेने से ही हल होता हुआ नजर आ जाता है कि केवल इन दोनों का पहला दूसरा और यहाँ पर पहले दूसरे का क्रम 7, 1 का है, उन्हीं को मुझे यहाँ पर लेना है और यहाँ से mn का मान हम निकाल देंगे। देखिए कैसे, अनुपात का मतलब भिन्न से बराबर 7/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7m - 7n बराबर m + n, m इधर आएगा घटेगा 6m, माइनस का 7n उधर जाएगा जुड़ेगा बराबर 8n, और यहां से जब m अनुपात n की बात की जाएगी तो क्रम आपका देखिए हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, क्रम हमारा जो रहेगा वो उल्टा क्रम रहेगा, 8 पहले और 6 बाद में रहेगा। तो ये परिणाम रहा 8:6 जो कि 4:3। तो मैं m के स्थान पर सीधा 4 और n के स्थान पर मैं सीधा 3 लिखूंगा। तो चलिए अब अपने प्रश्न की बात कर रहा हूं, 1/m अनुपात 1/n, 1/4 अनुपात 1/3, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 1 का 3 से गुणा 3 और वज्र गुणा 1 का 4 से 4, ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 3:4। यानी पहले 2 पदों को लेते हुए m + n बटा m - n बराबर 7/1 लेते हुए वहां से mn का अनुपात यानी m और n किसके रेसिप्रोकल्स हैं, वो 4 और 3 के रेसिप्रोकल्स हैं, और यहाँ m और n के स्थान पर 4 और 3 रख देंगे,
है ना, किसके रेस्पेक्ट में है, तो वो 4-3 के रेस्पेक्ट में थे, तो 4-3 रख दिया, इसको सॉल्व करने पर 3-4 का अनुपात आपका बन करके आ गया। ठीक है, चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8 और 12 का तृतीयानुपाती 4 और 9 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। देखिए दो स्थितियां, दो चीज कह रहा है। 8 12 का तृतीयानुपाती तीसरे क्रम पर x रखना है, क्योंकि हमारा प्रश्न तृतीयानुपाती की बात कर रहा है। और 4 और 9 का मध्यानुपाती, तो मध्य में आपको x रखना है। और जब भी मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती शब्द विशेष रूप से आता है तो बेसिकली अगर 3 संख्या है तो यह विततानुपात है, और 4 संख्या होती है तो वो समानुपात होता है। इस विततानुपात को आप समानुपात में जब बदलेंगे तो बीच वाले को रिपीट करना है। मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं, है ना, चूंकि वित्तानुपात है, कंटिन्यूड रेशियो है, लगातार आएगा। लगातार कौन आएगा, बीच वाला। और उसके बाद बाह्य पदों का गुणनफल 8x, मध्य पदों का गुणनफल 144, और यहां से x का मान 144/8 18 हो गया सर। और जब मैं इसको हल करता हूं 4:x समानुपात x अनुपात 9, फिर से वही काम, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, x² बराबर 36, और यहां से x का मान कितना हो गया, 6। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या रहा सर, यानी पहले जो आंकड़े थे 8 12 उसका तृतीयानुपाती जो कितना बन के आया 18, और दूसरे 4 और 9 का मध्यानुपाती जो कितना है 6, इनका अनुपात सॉल्व करने पर 3:1। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलते हैं सर आगे बढ़ते हुए। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने चावल की 3 किस्म है जिनकी कीमत 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, को 2, 4 और 3 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 33 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो पहले तो देखें सर कि मिश्रण की कुल कीमत कितनी हो गई भाई, 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए किलो वाला आपके पास में है, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 रुपए किलो वाला 2 किलो ऐसा, क्योंकि अनुपात है, 20 रुपए किलो वाला 4 किलो और 30 रुपए किलो वाला 3 किलो चावल हम लोगों ने मिला लिया। तो कुल कीमत कितनी हुई वो मुझे ध्यान देना है। तो मिश्रण का मूल्य हम लोग निकालते हैं। मिश्रण का मूल्य गौर कीजिए, 50 रुपए किलो वाले 2 किलो, 20 रुपए किलो वाले 4 किलो और 30 रुपए किलो वाले 3 किलो चावल हैं। तो ये हो गया 100, यहां 80 और ये 90। मिश्रण का मूल्य हो गया सर 270 रुपए। अब बेचते समय ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आप 33 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं। और कितना किलो माल बेच रहे हैं, तो जो यही तो है सर अपना माल भाई, 2 किलो, 4 किलो और 3 किलो, 4 2 6 और 3 9 किलो। 9 3 27, हाथ से लगा दो, 27 और 2 29, 297 रुपया विक्रय मूल्य है। और हमें चाहिए प्रॉफिट का परसेंट, लाभ का प्रतिशत। आपके दिमाग में आएगा कि 270 रुपए में खरीद करके जब मैं 297 रुपए में बेचूंगा तो इसका मतलब कितना हो गया सर, 27 रुपए का लाभ हो गया इनको आपस में घटाने पर, ठीक है। और इस 27 रुपए का लाभ, लाभ का परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर 270 गुणा 100। चलिए 0 0 काटते हुए 27 से 27 कट गया एक बार, और 1 का 10 से गुणा कितना हो गया 10%। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपके दिमाग के अंदर ये सब चीजें निश्चित रूप से आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रश्नों को हल करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी और सी के कुल प्राप्त भाग का 2/9 और बी को ए और सी दोनों के प्राप्त भाग का 3/11 प्राप्त होता है। सी का भाग कितना है, ये आपका प्रश्न है। चलिए सर देखते हैं हम लोग। भाई आपका जो अनुपात है वो ए का बी और सी दोनों के साथ में अनुपात है, ए अनुपात बी प्लस सी, और ये अनुपात है 2/9 का मतलब 2:9। बी को ए और सी के साथ में बात करता हूं, ए प्लस सी बराबर कितना 3/11, इन 3:11। पहला काम, अनुपातों का योग बराबर होना चाहिए, ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो देखिए यहां पर 2 और 9 11 है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 11 से गुणा करूंगा। नीचे 3 और 11 यानी 14 है, तो ऊपर वाले दोनों को 14 से गुणा करूंगा। तो देखिए 14 दूना 28 और 14 नम 126, और यहां पर 11 का गुणा करते हुए 33 और 11 का 11 से गुणा 121,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अनुपातों का योग, अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों आपस के अंदर कैसे हो गए सर, बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ए बी सी का फाइनल अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ए के लिए ए का अनुपात ये रहा सर 28, बी के लिए 33, और सी की अगर बात करता हूं तो तिरछा घटाना है मुझे, 121 में से 28 घटा सकता हूं, है ना ऐसा, या फिर मैं 126 में से 33 घटा सकता हूं। दोनों ही स्थितियों में एक ही परिणाम हमें प्राप्त होगा। 126 में से अगर 33 घटाएंगे तब भी आपका रिजल्ट 93 बनेगा, और 121 में से 28 घटाएंगे तब भी 93 है, ठीक है ना। 3 और 3 6, 9 और 3 12, बिल्कुल ठीक है। अब अपने प्रश्न के आंसर के ऊपर आते हैं। बताइए मुझे 1540 किसके बराबर है, ये तीनों का योग है, और जब तीनों के योग की बात करूंगा तो हमारा रिजल्ट जो है अनुपातों का योग ही तो है सर, 154 के बराबर हो रहा है इन तीनों का योग। देखिए 8 और 3 11 और 3 14, हासिल 1 10 और 3 13 और 2 15, और मुझे चाहिए सी का हिस्सा, और सी के लिए 93। जैसे इसको हल करते हैं तो 154 से 154 एक बार कट गया 0, और 93 का 10 से गुणा कितना हो गया सर, 930 रुपए। यह आपका सी का हिस्सा हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। अगले प्रश्न के बारे में बात करता हूं सर। प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, a माइनस बी बटा a प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या है। चलिए सर इसको देखते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि पहला पद जो प्रश्न ने दे रखा है वो a माइनस बी बटा a प्लस बी, मध्यानुपाती यानी मध्य का पद x जो आपको ज्ञात करना है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इसको अनुपात समानुपात के क्रम में जोड़ता हूं, जमाता हूं, चूंकि ये तीन पद हैं तो बेसिकली ये विततानुपात है, जिसका मुझे मध्यानुपात, मध्य में x जो मैंने लिखा है इसको मुझे ज्ञात करना है। अब इस वित्तानुपात को हम क्या करें, समानुपात में अगर अरेंज करेंगे तो a माइनस बी बटा a प्लस बी अनुपात x अनुपात ए स्क्वायर बी, सॉरी है ना, जब अनुपात के साथ समानुपात की बात कर रहा हूं तो बीच वाला जो है वो रिपीट करते हुए अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको हल करने का तरीका क्या रहा, मध्य पदों का गुणनफल एक्स एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर बराबर बाह्य पदों का गुणनफल ए माइनस बी बटा ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा एल्जेब्रा की बात मुझे करनी चाहिए, यहां पर ये स्टार मार्क लगा रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड की बात करें ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में, ठीक है ना। तो यहां हो गया सर एक्स स्क्वायर बराबर ए माइनस बी अंश में बटे में ए प्लस बी, यहां पर ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और नीचे जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक फैक्टर होगा ए प्लस बी, दूसरा फैक्टर होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कट गया, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में, देखिए ए प्लस बी यहाँ भी और ए प्लस बी वो भी है, तो ए प्लस बी दो दो स्थान पर होने पर गुणा करने पर होल स्क्वायर, और इसलिए जब एक्स यानी क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से वर्गमूल लेना चाहिए, और वर्गमूल लेने पर एक्स बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर ऊपर हट गया और स्क्वायर नीचे भी हट गया, तो ए बी बटा ए प्लस बी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। ठीक है सर, तो बहुत प्यारा सा प्रश्न हमारा ये रहा मध्यानुपाती के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है भाई एक संख्या आपको दे रखी है, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख यानी 63,02,625 को किस छोटी से छोटी संख्या से हमें भाग देना होगा कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर की बात कर रहा है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई पूर्ण घन संख्या कब बनेगी, जब एक जैसी संख्याओं के तीन तीन के पैर हमारे को मिल जाएंगे तो पूर्ण घन बन जाएगी। और प्रश्न कह रहा किसका भाग देना, यानी भाग देने पर कुछ संख्याओं को हटाने की बात कर रहे हैं, तो जिसका पैर नहीं बनता है उसको आपको हटाना है। तो कुल मिलाकर के मुझे सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ध्यान दीजिए 6302625, सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाता है सर, जोड़ता हूं 5 और 2 7 और 6 13, 2 15, 15 और 3 18 और 6 24, इसका मतलब यहाँ पर 24 है, 3 का भाग जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, भाग टूटना 0। देखिए अब इस 2 में भी भाग नहीं जा रहा है इसलिए भाग टूटना 0 है। फिर 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। वापस से देखें सर, यहाँ पर 8 7 15 5 20 और 3 23, अब 3 का भाग नहीं जा रहा है,
तो अब मुझे क्या करना होगा, 5 का भाग देना होगा। 5 चौक 20, 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, ठीक है, पीछे रह गया सर 3, 5 7 35, 2 बचा 55 25, वापस से 5 का भाग देना है मुझे। 5 8 40, 5 चौक 20, एक है, फिर से भाग टूटने का 0 आएगा। 5 3 15, 55 25, फिर वापस 5 का भाग। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छंग 30, 5 8 40, फिर ये 3 है, भाग टूटने का 0 आएगा। 5 7 35, अब 5 का भी भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग अब जा रहा है सर, तो 7 दूना 14, 7 चौक 28, 0, 7 एकम 7, अभी भी 7 का भाग मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है, देना चाहिए मुझे। 7 का भाग दूंगा तो 7 तिया 21, ठीक है, 3 बच गया। 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21, अब वापस से 7 का भाग जा रहा है, तो जब 7 का भाग दूंगा मैं तो 7 चौक 28, 6 7 9 63, वापस 7 का भाग 7 बार, और अंतिम स्थिति में 7 का भाग 1 बार। यानी कुल मिलाकर के देखिए सर 6302625 के अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो 1 बार 3 है, 3 बार 5 है, ठीक है ना, और 7 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार 7 है। और पूर्ण घन संख्या बनने का मतलब है एक जैसी संख्याओं के 3 3 के समूह मेरे पास में बन जाए, तो यहां तक तो पूर्ण घन हो गया सर। और भाग देने पर क्या हो रहा है, कुछ संख्याओं को वहां से हटाने की बात प्रश्न कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो गया भाई, जिसके जोड़े नहीं बने उसको वहां से हटाना है। तो 3 गुणा 7 गुणा 7 का भाग देना है। वापस ध्यान दीजिए, जब आपका प्रश्न कह रहा है किसका भाग देना है, भाग देने का मतलब है जो जोड़ा आपका नहीं बन सका है उसको वहां से हटा देना। और सवाल कहे किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना है, तो इसका मतलब जो जोड़ा नहीं बन सका उस जोड़े को बनाने के लिए जो संख्या चाहिए उसका मुझे गुणा करना होगा। तो फिलहाल 49 का 3 से गुणा 147, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगला जो प्रश्न है हमारा 34,317 में से घटाई जाने वाली वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। भाई घटाने की बात कर रहे हैं ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। आप चाहें तो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, घटा सकते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और नहीं तो भाग विधि से आप इसके वर्गमूल की बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से इसका वर्गमूल निकालना चाह रहा हूं, भाग विधि से हम इसके वर्गमूल की बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम, चूंकि वर्गमूल निकालना है, भाग विधि की बात करनी है, दो दो संख्याओं के पैर बनाना है, राइट हैंड साइड से दो दो के पैर आप बनाएंगे। देखिए राइट हैंड साइड का सबसे लास्ट पैर 17, उसके बाद 43, और उसके बाद में जो पैर बना या ना बना वो 1 3। अब आपको क्या काम करना है, 3 में भाग देना है। और जब वर्गमूल करने की बात करता हूं तो एक ही चीज को आपको ध्यान रखना है, भाई जिसका भाग देने का सोचता हूं गुणा भी उसी का करूंगा। मैं अगर देखता हूं कि 3 में 3 का भाग दे दूं, तो 3 का भाग अगर दे दूं तो 3 का भी मुझे गुणा करना है, तो 3 और 3 का गुणा 9 बड़ा हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं कि भी 2 का भाग दूं तो गुणा मुझे 2 से करना पड़ेगा, तो 2 और 2 का गुणा 4, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है ना, जिसका भाग देने का सोच रहे हैं गुणा भी उसी से करना है। तो चलिए 1 का भाग देता हूं, तो 1 का ही गुणा करता हूं, और 1 इसको 3 बार लिखना है, 1 1 1 ऐसा, 1 का भाग 1 1 का गुणा 1, बाहर की ओर जोड़ना है आपको 2, यहां स्थान वैकेंट रखना है, कोई संख्या आएगी, अंदर की तरफ घटाना है, ऊपर से एक अंक नहीं पूरा एक पैर आएगा 243। अब बताइए 2 के पीछे क्या लिखूं, ध्यान देना जो लिखूंगा उसी से मुझे गुणा भी करना पड़ेगा, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं सोचता हूं कि सर यहां पर 8 रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 से गुणा करूंगा, 28 का 8 से गुणा हो रहा है, और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 28 की जगह 30 होता है, तो 30 का 8 से गुणा 240 होता है, जो कि अभी भी छोटा है, जिसका मतलब मैं 8 रख सकता हूं, ठीक है ना। अगर 8 रख सकता हूं तो 8 यहां भी रखूंगा, 8 को 3 जगह इस प्रकार से लिखना होगा मुझे, 8 8 का गुणा 64 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 कितना हो गया 22, बाहर आपको जोड़ना है 8 8 16, यहाँ एक स्पेस रखते हुए इधर घटाना है आपको, तो यहाँ पर 9 और 4 13 हासिल 1 3 और 1 4, ऊपर से पूरा पैर आएगा। अब चलिए सर इधर क्या रखूँ मैं, तो मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि अगर ये 36 नहीं 40 होता, 5 रख दिया जाता तो 400 का 5 से गुणा 2000, जो थोड़ा सा ही बड़ा होता, तो इसका मतलब अगर ये छोटा है तो मे भी 5 हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 रखूंगा, तो ये 5 भी मुझे 3 स्थानों पर रखना चाहिए, ठीक है। 5 का 5 से गुणा 25 हासिल लगा 2, 30 और 2 32 हासिल लगा 3,
15 और 3 हो गया 18। वापस से गुणा चेक कर लें, सही है सर। 55 25 2 30 2 32 3 15 और 3 18। और जब मैं यहाँ से घटाता हूँ तो ये 2 आया, 9 और 2 11 हुआ 92। तो इसका मतलब यहाँ पर 92 क्या बच गया सर, शेष बच गया। अगर ये 92 शेष नहीं बचता तो आप क्या कहते हैं कि साहब ये तो पूरा पूरा वर्गमूल हो गया, शेष 0 बच गया। तो इसका मतलब जो शेष बचा उसी को तो घटाना है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ, कितना घटाना है, तो अपना आंसर हुआ 92 घटाना है, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करता हूं मैं आपसे। हमारा प्रश्न है इस प्रकार से, वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 72 इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी है। देखिए बहुत आसान सी स्थिति है। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जब प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं, देखिए यहां पर ध्यान देना, इस प्रकार से प्लस और माइनस के अगर निशान हमारे पास में है जिसमें केवल प्लस प्लस के निशान हैं, ठीक है, तो इस 72 के लगातार आने वाले दो टुकड़े मुझे देखना है, 9 और 8। और जो बड़ा वाला है वो मेरे प्रश्न का उत्तर होगा, कब, जब प्लस का निशान होता है। और वर्गमूल में 72 माइनस वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 72 माइनस, और माइनस के नंबर होते हैं तो प्रोसेस आपका वही है, 72 को तोड़ना है मुझे 8 गुणा 9 के अंदर। लेकिन जब माइनस का निशान है तो उस स्थिति में मैं इसका क्रम देखो, बड़ा वाला पहले लिख देता हूं, 9 गुणा 8 के रूप में, ऐसा ना 8 9 72 या 9 8 गुणा 72 एक ही बात है। तो अगर प्लस का निशान है तो बड़ा अंक, और माइनस का निशान है तो छोटा जो नंबर है वो हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को हमें तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि लगातार आने वाली दो संख्याओं में ही तोड़ा जाए, यानी 72 को हम 9 और 8 का ही गुणा करेंगे क्योंकि इसका गैप 1 बन रहा है। 72 को हम 12 गुणा 6 के रूप में या 18 गुणा 4 के रूप में हम नहीं तोड़ेंगे, 1 का गैप हो तभी ये स्थिति लगने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि भाई वर्गमूल में 17 माइनस 2 रूट 3 किसके बराबर है। देखिए सर, आप इस प्रश्न को दो तरीके से, जो अपना ऑप्शन है उसका वर्ग करते हुए भी हम अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और नहीं तो ध्यान दो, यहां जो स्थिति बन रही है हमारी, वर्गमूल 17 माइनस 2 वर्गमूल 30, यहां पर निश्चित रूप से 2 होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूं, फिर से बात कर रहा हूं कि निश्चित रूप से यहां पर क्या होना चाहिए सर, 2 ही होना चाहिए। अगर यहां पर 2 है हमारे पास तो मैं क्या करने वाला हूं, इस 17 को तोड़ने वाला हूं। 17 को ऐसे तोड़ूंगा कि जिसका गुणा 30 हो जाए। तो आपके दिमाग में क्या आया, 17 को तोड़ दिया सर हमने 15 और 2 के रूप में। यहां बीच में चूंकि माइनस है, इस कारण से माइनस लगाना। ये माइनस क्यों लगाया, इस माइनस होने के कारण लगाया, और दोनों के ऊपर वर्गमूल कर दें। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 2, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहा। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं आसानी से। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं सर, जो ऑप्शन है उसका वर्ग करते हुए भी a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अगर a प्लस बी का है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी बात, यहां पर अगर माइनस का निशान है तो यहां प्लस वाला और यहां पर प्लस वाला, ये उत्तर तो हमारे हो ही नहीं सकते हैं सर। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला उत्तर हमारा होगा। तो कुल मिलाकर के वर्ग भी मुझे केवल ऑप्शन सी का करके देखना है। सी का वर्ग मिलता नहीं है तो उत्तर डी मेरा हो जाता है, क्योंकि ए और बी होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के रूप में। देखिए हमारा प्रश्न है थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न हो गया। वर्गमूल में 1 प्लस एक्स बट्टा 961 बराबर 32 बट्टा 31 है, तो x का मान क्या है। तो चलिए मैं क्या करने वाला हूं सर, यहां से वर्ग करने वाला हूं। ठीक है ना, वर्ग करने से इधर से वर्गमूल हट गया, तो 1 प्लस एक्स बटा 961 ये वर्गमूल हट गया, और सामने से वर्ग करने पर ये हो गया सर 32 का स्क्वायर बटा 31 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए मैं इधर एलसीएम लेता हूं। यहां एलसीएम 961 हो गया, और ये पोजीशन हो गई 961 प्लस एक्स बराबर 32 का स्क्वायर बटे में 31 का स्क्वायर। और आप ध्यान दें, ये 31 का स्क्वायर ही है। 31 और 31 का गुणा करेंगे तो 961 आ रहा है। देखो 1 और 1 का गुणा 1 है, 6 और 3 और 3 मिलकर के ये 6 है, और 3 3 9 है। तो ये बेसिकली 31 का स्क्वायर काट दिया मैंने। तो हमारी स्थिति क्या बनी, 961 प्लस एक्स बराबर 32 का स्क्वायर। 961 प्लस एक्स बराबर 32 का स्क्वायर कर लेता हूं, 2 और 2 का गुणा 4, 6 6 12 हासिल 1, 9 और 1 10,
961 को उधर ले जाते हैं, घटाते हैं तो 1024 माइनस 961, घटाने पर 3, 6 6 12, आपका आंसर क्या रहा सर? 63। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर बहुत प्यारे से प्रश्न थे और ये सारे के सारे प्रश्न हमारी पिछली परीक्षाओं के थे और विशेष रूप से अनुपात समानुपात के प्रश्न बहुत अच्छे से आप लोगों को परीक्षा में जाने से पहले इस प्रकार के जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए उन प्रश्नों को हल करके जाना होगा आप लोगों को। ठीक है सर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।